बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कन्वर्जेंस का आज जो हम थ्योरम प्रूव करने लगे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम आगे जाके कई कई जगहों पर अप्लाई भी होगा। थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स, देन एक्स बिलोंग टू ए क्लोजर इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सीक्वेंस एक्स एन इन ए सच दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर एक क्लोजर को कोई पॉइंट दिया जाए एक्स, तो ए में कम से कम एक सीक्वेंस ज़रूर मिलेगी जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ये आगे ये क्लोजर को और कन्वर्जेंस को इंटरलिंक कर रहा है थ्योरम। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट कि अगर एक क्लोजर का कोई पॉइंट दिया जाए एक्स, अगर एक क्लोजर में है तो ए में कम से कम एक सीक्वेंस ऐसी ज़रूर होगी जो ए के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी। फिर कन्वर्सली है कि अगर कोई सीक्वेंस ए में ऐसी है जो स्मॉल एक्स पे कन्वर्ज करती है तो स्मॉल एक्स लाजमी तौर पे ए क्लोजर का पॉइंट होगा। थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ गई? तो हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को कि पहले हम एक क्लोजर का पॉइंट लेते हैं और फिर देखते हैं कि कोई सीक्वेंस मिलती है जो ए में हो और इस पॉइंट पे कन्वर्ज करे। तो स्टेट पे प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू ए क्लोजर। अगर एक्स ए क्लोजर का पॉइंट है तो इमीडिएटली जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या मिलती है? एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए डी। रीजन क्या है? ए क्लोजर बराबर है किसके? ए यूनियन ए डी के। यहां से फिर क्या हुआ? एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू ए डी, दो केसेस बन गए। किस तरफ हम जा रहे हैं? ए क्लोजर का पॉइंट लेके ए में कोई सीक्वेंस तलाश करनी है जो कन्वर्ज करे इस पॉइंट पे। ए क्लोजर का पॉइंट दिया तो आगे दो उसकी बाइफिकेशन हो गई है, या वो ए में है या ए डी में, यानी या वो ए में है या ए का लिमिट पॉइंट है। अगर वो ए में हो फिर क्या होगा? इफ एक्स बिलोंग टू ए देन obviously we have a sequence xn x x x in A such that xn converges to x। ये बात समझ आई? अगर स्मॉल एक्स ए में है तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसी एक्स को पकड़ के ना उसकी सीक्वेंस बना दी। कैसे बना दी है? मैंने एक ऐसी सीक्वेंस ले ली है जिसकी पहली टर्म भी एक्स है, दूसरी टर्म भी एक्स है, तीसरी टर्म भी एक्स है, चौथी सारी की सारी टर्म्स एक्स ही। अब इसमें दो गारंटीज आ गई। एक तो ये सीक्वेंस जो है ये ए में मौजूद है। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट ही ए का लिया हुआ है। ये केस डिस्कस कर रहे हैं ना, एक्स ए का पॉइंट है और इसी एक्स को आपने बार बार लिख के एक सीक्वेंस जनरेट की है। इसकी हर टर्म एक्स ही है। इससे क्या पता चला हमें कि ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई है ये ए में मौजूद है। और दूसरी बात क्या है? ये कन्वर्जेंट भी है उसी पॉइंट के ऊपर। अगर कोई दो डिफरेंट पॉइंट होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो एक दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। मैंने ए क्लोजर का पॉइंट लिया था, ए क्लोजर के पॉइंट के लेने से दो केसेस बने। उनमें से एक केस जो था उसको उसने लीड कर दिया है एक ऐसी सीक्वेंस की तरफ जो ए में भी है और कन्वर्ज भी कर रही है उसमें। ठीक है, अब दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। बट इफ एक्स बिलोंग टू ए डी देन क्या होगा? देन एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट ऑफ ए की क्या डेफिनेशन है? किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर ली जाए उसको सेंटर मान के, तो उसमें सेट ए का और पॉइंट लाजमी आना है एक्स के अलावा। आपने कहा एक्स ए डी में है,
एक्स ए का लिमिट पॉइंट हो गया। अब एक्स को सेंटर मान के किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए तो क्या होना चाहिए, उस ओपन स्फीयर में ए का कम से कम कोई और पॉइंट आना चाहिए। देन each open sphere ओपन स्फीयर मैं जानबूझ के ये ले रहा हूँ कि आपने मुझे बताना है कि मैंने ये क्यों ली है। एस 1/n x must contain at least one point of a different from x where n belong to n। क्या हुआ, स्मॉल एक्स एडी में था, एडी में होने की वजह से वो ए का लिमिट पॉइंट हो गया। इसको सेंटर मान के किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए, उस ओपन स्फीयर में कैपिटल ए का स्मॉल एक्स के अलावा कम से कम एक पॉइंट जरूर आएगा। मैंने जो ओपन स्फीयर ली है एन नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया, एन नेचुरल नंबर है, यानी ओपन स्फीयर का रेडियस लिया है वो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है 1/n। अब आर जो है ओपन स्फीयर का रेडियस आर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एन हमारा ग्रेटर देन 0 है, 1/n भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैंने इस रेडियस की ओपन स्फीयर्स ली है, जस्टिफाइड है ना, रेडियस पॉजिटिव है। अब इससे क्या मैं कह रहा हूँ, n बिलोंग टू n कह रहा हूँ। बेसिकली मैंने ओपन स्फीयर ली है, एक ये ली है, एक क्या ली है, ये ली है, एक ये ली है, और इस तरह करके ये मैंने ओपन स्फीयर्स ली हैं। तो लिमिट पॉइंट x को लिमिट पॉइंट होने की वजह से, चूंकि स्मॉल x लिमिट पॉइंट है, किसी भी मैं रेडियस की ओपन स्फीयर ले लूँ तो उसमें x के अलावा कोई और पॉइंट है a का होना चाहिए। इसमें होगा ना, उस को मैं x1 कह देता हूँ, इसमें होगा ना कोई पॉइंट, उसको मैं x2 कह देता हूँ। कौन सा पॉइंट, स्मॉल x के अलावा a का पॉइंट कोई होगा, कम से कम एक तो होगा, उसमें मैंने x1 कह दिया। इस ओपन स्फीयर में भी स्मॉल x के अलावा a का कोई पॉइंट होना है, उसको x2 कह दिया, और इसको x3 कह दिया, सो ऑन, और ये xn कह दिया। ये आगे सिलसिला रुका नहीं है, चलता जा रहा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर लें तो उसमें किसी भी रेडियस में मैंने 1/n ही क्यों लिया है, मैंने ये क्यों नहीं ले लिया, SNX क्यों नहीं ले लिया, अभी भी तो n ग्रेटर देन 0 ही है। ये आप जवाब दें जी। अच्छा चलें, अभी बताता हूँ कि 1/n ही क्यों लिया। पहले तो बात यह है कि 1/n लेना गलत तो नहीं है ना, किसी भी रेडियस की बात कर रहे हैं तो किसी भी रेडियस में 1/n भी आएगा, वो तो गलत तो नहीं है, वो सही लिया है। क्यों लिया उसका भी जवाब मिलता है आपको। अब सिचुएशन क्या बन गई, सिचुएशन ये बन गई कि चूंकि स्मॉल x a का लिमिट पॉइंट था, इन रेडियाई की जब मैं ओपन स्फीयर्स लूँगा तो इनमें लाजमी तौर पे हर ओपन स्फीयर में एक एक पॉइंट आता जाएगा। देन we have a sequence xn in A such that xn converges to x। ये तो आपको समझ आ गई ना, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सीक्वेंस किस तरह जनरेट हुई है। इस ओपन स्फीयर में भी कोई ना कोई पॉइंट होना है, का मैंने x1 कह दिया, इस ओपन स्फीयर में भी कोई ना कोई पॉइंट होना है, उसे x2 कह दिया, इस ओपन स्फीयर में भी कोई ना कोई पॉइंट होना है, x3 कह दिया। तो ये सारे के सारे xn जो x1 x2 x3 अप टू xn जो पॉइंट्स आए हैं a के, इनकी एक बन गई सीक्वेंस।
जो कि ए में मौजूद है, क्योंकि x1 x2 x3 अब सारे ए में हैं, एक सीक्वेंस बन गई ए में मौजूद है। ये जो मैंने आगे बात कर दी है कि ये सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज करती है, ये मुझे कैसे पता चला? ये वन और एन की वजह से पता चला। देखें कैसे, वो इस तरह कि जब आप ये कह रहे हैं, फर्ज करें आप ये 1 रेडियस के ओपन स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। इस ओपन स्फीयर में ए का एक पॉइंट मौजूद था, वो क्या था? x1। इस ओपन स्फीयर में ए का एक पॉइंट मौजूद है x1। फिर आपने क्या किया? 1/2 रेडियस के ओपन स्फीयर बनाई, उसके बाद 1/2 आता है, ये बनी आपके पास 1/2 रेडियस की, इसमें भी मौजूद है, इसे आपने x2 कह दिया। फिर आपने क्या करना है? 1/3 की। अब आपको समझ आ रही है कि 1 और n लेने से क्या होगा कि ओपन स्फीयर के रेडियाई जो हैं छोटे से छोटे होते गए, और छोटे से छोटे होते गए, और जितनी छोटे रेडियस की ओपन स्फीयर आती गई उसमें भी मौजूद था। तो जो सीक्वेंस आपने ली हुई है x1 x2 अप टू सो ऑन, उस सीक्वेंस की टर्म्स अब किस तरफ जा रही हैं? x की तरफ, रेडियस छोटा लेने की वजह से। यानी छोटे 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 रेडियस, 1 और n लेने का पर्पज़ ये था कि आपके पास जो सीक्वेंस जनरेट हो वो उसकी गारंटी हो जाए कि वो x को कन्वर्ज कर रही है। उस गारंटी को मेंटेन करने के लिए हमने रेडियस 1 और n लिया। इसलिए अब ये देखें ना, ये याद करना और बात है, आप याद कर लेंगे, लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता कि कैसे है। सीक्वेंस भी जनरेट हुई है हमें, और सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस है वो भी गारंटी होगी है 1 और n की वजह से। तो हमने एक दोनों केसेस में ये काम कर लिया है। x एक क्लोजर का पॉइंट था, वो a में गया, तब भी a में एक सीक्वेंस आ गई है जो x पे कन्वर्ज कर रही है। x अगर ad में गया तब भी a में एक सीक्वेंस आ गई है जो x पे कन्वर्ज कर रही है। तो क्या हुआ, a क्लोजर का पॉइंट हो तो a में कम से कम एक सीक्वेंस ज़रूर होगी जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। कन्वर्सली करना है, a में कोई एक सीक्वेंस है जो x पे कन्वर्ज कर रही है, और साबित करना है कि x जो है वो a क्लोजर का पॉइंट है। तो हम कंट्राडिक्शन से ही करते हैं इसको। तो कन्वर्सली आप अज्यूम करते हैं, कन्वर्सली let x n be a sequence in A such that xn converges to x. Then we have to show that x belong to A क्लोजर। हमने सपोज कर लिया कि एक सीक्वेंस है ए में जो x पे कन्वर्ज कर रही है, और साबित करना है कि x A क्लोजर में है। अगर हम ये सपोज करें, फॉर दिस suppose on contrary that x doesn't belong to A क्लोजर, then अगर ये A क्लोजर में नहीं है तो फिर A यूनियन AD में नहीं होगा। रीज़न क्या है? A क्लोजर बराबर है A यूनियन AD, और अगर कोई पॉइंट दो सेट्स की यूनियन में नहीं है तो डेफिनेटली वो दोनों में नहीं है, ठीक है ना। अगर वो यूनियन में नहीं है तो फिर वो दोनों में नहीं है। क्या समझ आई? x is neither in A nor a limit point of A, ना A में है ना उसका लिमिट पॉइंट है। फिर क्या होगा? सो देयर मस्ट exist at least one open sphere
एस आर एक्स such that A intersection S R X is equal to 5। समझ आई बोला? स्मॉल एक्स ना ए में है ना ए का लिमिट पॉइंट है। अब अगर ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर कम से कम एक ओपन स्फीयर मिलेगी जो स्मॉल एक्स के अलावा ए का कोई पॉइंट अपने अंदर आने नहीं देगी। वो मिल गई। और इसके अंदर जो एक्स आया हुआ वो भी ए का पॉइंट नहीं है। एक्स के अलावा ए का ये कोई पॉइंट अपने अंदर आने नहीं देगी और एक्स ए में नहीं है, तो फिर दोनों की इंटरसेक्शन फाई होगी। अब ये दोनों की इंटरसेक्शन फाई है। ये जो आपने सीक्वेंस ली हुई है एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन ए, एक्स एन सीक्वेंस है ए की, यानी सीक्वेंस की हर टर्म किस में मौजूद है? ए में। तो सीक्वेंस की हर टर्म ए में मौजूद है, तो ए की इस ओपन स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन फाई है, तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस ओपन स्फीयर में नहीं होंगी। या यूं कहें सीक्वेंस की कोई भी टर्म इस ओपन स्फीयर में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भला? सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसकी हैं? ए की हैं। सीक्वेंस आपने ए की ली हुई है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स ए के पॉइंट्स हैं, ए की इस ओपन स्फीयर के साथ बनती नहीं है, तो सीक्वेंस की कोई भी टर्म इस ओपन स्फीयर में नहीं होगी। यहां से ये आर्गुमेंट हुआ कि एक्स एन डजंट बिलोंग टू एस आर एक्स फॉर ऑल एन। अब अगर सीक्वेंस की कोई भी टर्म इसमें मौजूद नहीं है तो यहां से क्या साबित हुआ कि डी एक्स एन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू आर फॉर ऑल एन। कौन सा पॉइंट ओपन स्फीयर में नहीं आता जिसका सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए या तो आर के बराबर हो या आर से बढ़ जाए, तो वो नहीं आएगा। आर से छोटा रह गया अब डिस्टेंस, फिर वो आएगा। तो अब ये सारी की सारी टर्म जो हैं इस ओपन स्फीयर में चूंकि मौजूद नहीं है, इनके डिस्टेंसेस जब हम एक्स से लेंगे तो या तो आर के बराबर होंगे इनमें से कुछ के, या कुछ के आर से बड़े होंगे। इस सूरत हाल में मुझे आप ये बताएं, क्या एक्स एन सीक्वेंस अब कन्वर्जेंट रही है? क्यों? शाबाश। इससे मैं आगे ये लिखने लगा हूं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। वजह आपने बतानी है। दिस शोज दैट एक्स एन डजंट कन्वर्ज टू एक्स, या एक्स एन does not converge to x। आप बताएं इससे मैंने कैसे कंक्लूड किया? रेडियस बढ़ रहा है जी। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है? फॉर ना, ये डेफिनेशन नहीं है कन्वर्जेंस की। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर सच दैट dxn x लेसर देन दैट एप्सिलॉन। अब r ग्रेटर देन 0 है, r आपका ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन की जगह r आ गया ना, r ग्रेटर देन 0 है। अब होना क्या चाहिए था? कोई एक नेचुरल नंबर मिल जाना चाहिए था जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता। कौन सी कंडीशन? dxn x लेसर देन r फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, ये हो जाना चाहिए था। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के मुताबिक ये, अब ये कंडीशन तो आप अवेल ही नहीं कर सकते। यहाँ उसने तो आपको पाबंद कर दिया। उसने कहा जो मर्जी एन ले लें, इन दोनों का डिस्टेंस आर से छोटा नहीं हो सकता। आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं ना, इसकी ये चीज़ इसकी वायलेशन कर रही है। कैसे? आपको एक मिलना चाहिए था नेचुरल नंबर जिसके बाद वाली टर्म्स के डिस्टेंसेस एक्स से लिए जाते तो वो आर से छोटे हों। उधर तो उसने कहा ये हो ही नहीं सकता। समझ आई कि नहीं आई? यानी होना लेसर देन आर चाहिए किसी एक नेचुरल नंबर के बाद, लेकिन वो तो कह रहा है, पाबंद कर दिया उसने, कहा ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई है।
ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और प्रॉब्लम क्या है कि ये कन्वर्ज नहीं करती। कन्वर्ज नहीं करती तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। किस चीज़ की कॉन्ट्राडिक्शन है? जो आपने कहा था कि एक्स ए क्लोजर का पॉइंट नहीं है। विच इज अ सो एक्स किसका पॉइंट है? और जो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हमने प्रूव किया वो क्या है, इसको आपने आगे चल के अप्लाई भी करना है। क्या है इंपॉर्टेंट थ्योरम? कि अगर ए क्लोजर का कोई पॉइंट दिया जाए तो ए में कम से कम एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। और अगर ए में कोई सीक्वेंस ऐसी है जो एक्स के ऊपर कन्वर्ज करती है तो वो एक्स ए क्लोजर में ज़रूर होगा। समझ आई? अब इससे रिलेटेड आगे थ्योरम जनरेट होना है। उम्मीद तो मैं करूंगा कि आप करें। अगर ये सेट क्लोज्ड हो तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? जहां जहां मैंने ए क्लोजर लिखा है वहां वहां ए आ जाएगा। यही होगा ना? ए क्लोजर किस क्लोज सेट का क्लोजर किसके बराबर होता है? वो यही होता है। तो ये थ्योरम तो हम लिख रहे हैं एक आम सेट के लिए। अगर एक आम सेट ए है तो ए क्लोजर का कोई पॉइंट लिया जाए तो ए में सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, या ए में एक सीक्वेंस मिलती है जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है तो वो पॉइंट ए क्लोजर में होगा। उस सूरत में फिर क्या होगा? ए में फिर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इफ ए इज अ क्लोज्ड देन उसमें जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे वो उसके अंदर ही कन्वर्ज करेगी। कोई भी ए की सीक्वेंस लें, बात समझ आई? कोई भी ए की सीक्वेंस लें जो कन्वर्ज कर रही है तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी वो लाजमी ए के अंदर होगा। और अगर कोई पॉइंट ए के अंदर है और आपको कोई सीक्वेंस मिल रही है जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस लाजमी ए के अंदर होगी। समझ आई? ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। थैंक यू।